प्रिय विद्यार्थियों, सुभाशीष। जैसा कि आप सबको भलीभांति ज्ञात ही हैं कि कोरोना जैसी महामारी से आज पूरा विश्व बेहद त्रस्त है। इससे बचाव के लिए सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन की व्यवस्था की है, इस लॉकडाउन ने हमारी दिनचर्या को, हमारी मानसिकता को, हमारे सिद्धांतों को, हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। जीवन जीने के प्रति एक नए दृष्टिकोण का आगाज हुआ है। व्यक्ति आत्ममंथन की प्रक्रिया से गुजरा है। प्रिय विद्यार्थियों, विंग्स एकेडमी की तरफ से नवाचार करते हुए विद्यार्थियों को उनके घर तक ही अध्ययन और अध्यापन की प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक ठोस कदम उठाया गया है। उसी कदम के संदर्भ में आज हिंदी की कक्षा हम लेने जा रहे हैं। आप समस्त विद्यार्थियों से ये गुजारिश है कि इस चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। अपने आसपास के जितने भी परिचित हैं उन सबको भी आप इस दिशा में प्रेरणा प्रदान करें, ताकि हमारे द्वारा विद्यार्थियों के हितार्थ उठाया गया कदम निश्चित रूप से क्रांतिकारी और लाभदायक सिद्ध होगा। आइए चलते हैं अब हिंदी व्याकरण की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के बारे में विद्यार्थियों की काफ़ी भ्रांतियां हैं और यूँ कहें कि अधिकांशतः विद्यार्थी पूर्वाग्रह की मानसिकता से ग्रस्त है कि व्याकरण एक बेहद जटिल और दुरूह विषय है। लेकिन हमने ये प्रयास किया है कि इन जटिलताओं को सरलताओं में रूपांतरित करके आपको व्याकरण की जटिलताओं से बाहर निकालते हुए उनको और अधिक सरस, सुबोध और सुगम बनाने का हम प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में पहले टॉपिक के रूप में हम संधि ले रहे हैं। चूँकि संधि हिंदी व्याकरण का मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। संधि बड़ा विस्तृत टॉपिक है, बहुत सारे नियमों का उसमें जंजाल है, लेकिन आज इस क्लास के माध्यम से आप पाएंगे कि नियमों से आज़ादी वाली क्लास भी ये साबित होगी। संधि की परिभाषा से हम शुरुआत करें तो दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलन से उत्पन्न जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को हम संधि कहते हैं। संधि के 3 पार्ट हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, इन तीनों भेदों में केवल स्वर संधि के ही आगे 5 भेद हैं। व्यंजन और विसर्ग का कोई भेद नहीं है, कोई पार्ट नहीं है। स्वर संधि के 5 भेदों में पहला भेद दीर्घ संधि, जिसमें हम 3 वर्णों पे चर्चा करेंगे, आ, ई और ऊ को लेकर। दूसरा प्रकार है गुण संधि, जिसमें हम ए, ओ और अर को लेकर के बात करेंगे। तीसरी वृद्धि संधि, जिसमें आई और औ को लेकर के चर्चा करेंगे। चौथी यण संधि है, जिसमें य, व और त्र को लेकर के हम बात करेंगे। पांचवा और अंतिम भेद है अयादि संधि, जिसमें अय, आय
अव और आव को लेकर के हम बात करेंगे। स्वसंधि का हम श्री गणेश करें उससे पूर्व एक महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिएगा कि इन पांचों भेदों के अंतर्गत प्लस से पहले हमेशा स्वर की ध्वनि का आगमन होगा और प्लस के पश्चात स्वर स्वयं आएगा। बतौर उदाहरण, जैसे विद्यालय शब्द है तो प्लस से पहले विद्या, विद्या में हम देख रहे हैं कि ध्या में आ की ध्वनि आ रही है और प्लस के बाद आलय में आ स्वर की उपस्थिति हो रही है। ये पैटर्न जो है वो स्वर संधि के इन पांचों भेदों पर लागू होगा। वैसे तो व्याकरणाचार्यों ने अपने हिसाब से स्वर संधि के भेद निर्धारित किए हैं, लेकिन जब भी किसी नवजात विद्यार्थी को संधि के क्षेत्र में पारंगत हासिल करने के लिए, महारत हासिल करने के लिए, एक विशेष दक्षता अर्जित करने के लिए जब वह संधि के आंगन में अपना प्रथम कदम रखता है तो उस सिलसिले में यह आवश्यक हो जाता है कि पहले हम यण संधि से ही श्री गणेश करें। यण संधि में आप देखेंगे कि लगभग 24 रूल्स है इसके अंतर्गत। अब 24 नियमों के जंजाल से बेचारा विद्यार्थी रूपी जो हरिण हैं वो पूरी तरह से फंस जाता है। इन नियमों के जंजाल से मुक्ति दिलाते हुए हम यण संधि में केवल 3 नियमों पर ही चर्चा करेंगे और वे 3 नियम इतने क्रांतिकारी हैं कि उसके अंतर्गत शेष 21 रूल्स जो है वो अपने आप फॉलो हो जाएंगे। तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आइए हम यण संधि की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। आप देखिएगा यण संधि के अंतर्गत सबसे पहला जो नियम है उसमें हम देखेंगे कि य से पहले कोई न कोई आधा अक्षर होगा। और उदाहरण में अगर यह आता है तो हमको प्लस से पहले छोटी और बड़ी ई का प्रयोग करना है और प्लस के बाद कोई न कोई स्वर की उपस्थिति होगी। जैसे हम देख रहे हैं उदाहरण में कि अत्यावश्यक यह से पहले हम आधे अक्षर त को देख रहे हैं, तो त तक का मैटर जो है वो हम प्लस से पहले लाएंगे और उस आधे अक्षर को पूरा कर देंगे। पूरा करने के पश्चात हम नियम को फॉलो करेंगे। चूँकि अत्यावश्यक में यह की उपस्थिति हो रही है इसलिए छोटी या बड़ी ई का प्रयोग करेंगे। हम देखेंगे कि बड़ी ई का प्रयोग जो है वो केवल इन शब्दों के साथ ही होगा। शेष समस्त शब्दों के साथ छोटी ई का ही प्रयोग किया जाएगा। तो अति शब्द में हम छोटी ई का प्रयोग कर रहे हैं। प्लस के बाद में कोई न कोई स्वर आएगा तो स्वर के लिए हम देखेंगे कि या में आ की ध्वनि आ रही है, इसलिए या के स्थान पर प्लस के बाद में हम आ स्वर लिखेंगे। शेष जो बचा हुआ जो भी मैटर है वो ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद हुआ, अति प्लस आवश्यक। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं पर्यटन। इसमें हम देख रहे हैं कि यह के ऊपर र है। चूंकि र जो ऊपर है वो यह से पहले ध्वनित होता है, इसलिए र को हम नीचे लाएंगे तो अपने आप में पूरा हो गया। अब छोटी या बड़ी का प्रयोग करना है। चूंकि इस खंभे में प को लेकर के कोई वर्ड नहीं है तो परी में छोटी की मात्रा लगी। यह में हम देख रहे हैं कि अ की ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि, तो यह के स्थान पर हमने अ का प्रयोग किया। शेष टन बचा, टन एजिट लिख दिया गया। तो पर्यटन का विच्छेद हुआ परी प्लस अटन। नारियोद्धार, इसमें भी यह के ऊपर र है, नीचे लाएंगे प्लस से पहले।
चूंकि इस खंभे में हम देखेंगे नारी में बड़ी ई का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग हो गया। यह पर ऊ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, इसलिए प्लस के बाद में हम ऊ का प्रयोग कर रहे हैं, तो नारी प्लस उद्धार। अगला उदाहरण है प्रत्येक। प्रत्येक में यह से पहले जो आधा त है उस त को हम प्लस से पहले लेके आए और छोटी ई की मात्रा का हमने प्रयोग किया। फिर हम देखेंगे कि यह पर ए की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, इसलिए प्लस के बाद में ए के रूप में स्वर का आगमन हो गया, तो प्रत्येक का विच्छेद हो गया, प्रति प्लस एक। वाण्यौचित्य, यह से पहले वाला जो मेथड है ऋण तक का, वो हम प्लस से पहले लेके आएंगे, और चूंकि ऋण आधा है उसको हमने पूरा किया। पूरा करने के बाद में छोटी ई या बड़ी ई का प्रयोग करना जरूरी है, तो वाणी हम देखेंगे खंभे के अंतर्गत बड़ी ई का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग करेंगे। चूंकि यह पर औ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, इसलिए प्लस के बाद में स्वर के रूप में औ का आगमन हुआ और शब्द बन गया औचित्य, तो वाणी प्लस औचित्य। इसी क्रम में अगला उदाहरण हम देख रहे हैं अभ्युदय। यह से पहले जो आधा अक्षर है वहाँ तक का मैटर हम प्लस से पहले लेके आए, भ को पूरा किया और छोटी ई का प्रयोग। यह पर फिर ऊ की मात्रा है, तो वहाँ पर प्लस के पश्चात ऊ का प्रयोग हो गया, तो अभी प्लस उदय। व्याकुल में हम देखेंगे कि यह से पहले वह आ रहा है, तो वह तक का मैटर प्लस से पहले लाके उसको पूरा किया और फिर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कर दिया। चूंकि यहाँ में आ का प्रयोग हो रहा है, तो प्लस के बाद में आकुल हो गया। अंतिम उदाहरण इस पहले नियम के अंतर्गत नद्यामुख। यह से पहले द तक का मैटर प्लस से पहले आया, चूंकि खंभे में हम देखेंगे नदी में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, तो नदी हो गया। फिर या में आ का प्रयोग हो रहा है, तो नदी प्लस आमुख। तो इस पहले नियम में ये एक क्लियरिटी हो जाती है कि छोटी ई का प्रयोग कहाँ होगा और बड़ी ई का प्रयोग कहाँ होगा। बड़ी ई से रिलेटेड ये जितने भी वर्ड हैं इसको आप मानस में रखिएगा। इसके अलावा कोई भी शब्द आता है तो वहाँ पर आँख मूंद करके आप छोटी ई का प्रयोग करेंगे, और प्लस के बाद में किसी न किसी स्वर का आगमन होगा, वह स्वर हम य से लेकर के ही ग्रहण करेंगे। य पर अगर आ की मात्रा है तो प्लस के बाद में हम आ ले आएंगे, और य में अगर केवल अ की ध्वनि आ रही है तो प्लस के बाद में अ का प्रयोग होगा। दूसरे नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा नियम यह है कि व से पहले आपको कोई ना कोई आधा अक्षर मिलेगा, और व से पहले जब आधा अक्षर मिलेगा तो प्लस से पहले या तो छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ का प्रयोग होगा। अब बड़ा ऊ जो है वो केवल सिंगल वर्ड है वधु, वहीं पर प्रयुक्त होगा। इसके अलावा जितने भी उदाहरण व से रिलेटेड होंगे उसमें छोटा ऊ का ही प्रयोग किया जाएगा। आइए कुछ उदाहरणों पर प्रकाश डालते हैं। साधवाचरण, व से पहले ध तक का मैटर है, आधा है ध को प्लस से पहले लेके आए, उसको पूरा किया। अब वह आने पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ का प्रयोग होगा, तो साध शब्द में छोटा ऊ लग करके साधु बन गया, और वाह में आ की ध्वनि आ रही है तो वाह के स्थान पर प्लस के उस तरफ आ का प्रयोग कर दिया, तो साधु प्लस आचरण। तनवंगी, वह से पहले हम देख रहे हैं कि न आधा है, तो वहाँ तक का मैटर हम प्लस से पहले लेके गए, न को पूरा किया। पूरा करने के पश्चात छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। चूँकि आपको पता ही है कि बड़ा ऊ केवल वधु में ही प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर भी तनु में छोटा ऊ लग गया। चूँकि वह में
अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए प्लस के पश्चात अ का प्रयोग हो गया। तो तनवंगी, तनु प्लस अंगी। शिशवंग, व से पहले आधा स जो है वहाँ तक का मैटर हम प्लस से पहले लेके गए। नियम के अनुसार आधे को हमने पूरा किया और पूरा करने के पश्चात यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि छोटा ऊ का प्रयोग होगा। चूँकि वह में अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए प्लस के बाद में अ का प्रयोग होगा। अगला उदाहरण भानवागमन। वह से पहले न है आधा, वहाँ तक का मैटर हम प्लस से पहले लेके गए और वह होने के कारण छोटा ऊ का प्रयोग किया। भानु, वाह में आ की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर प्लस के बाद में आ का प्रयोग हुआ। इस प्रकार भानवागमन शब्द का विच्छेद हुआ, भानु प्लस आगमन। अगला उदाहरण देखते हैं, वधवालय। वा से पहले ध आधा है, ध को हम प्लस से पहले लेके गए, उसको पूरा किया। अब यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ का प्रयोग करना है। चूँकि आपको पता ही है कि वधु में हमेशा बड़ा ऊ ही प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर बड़ा ऊ आ गया। वा में आ की ध्वनि है, तो आलय हो गया। वधवीर्ष्या, वी से पहले वाला जो मैटर है हम प्लस से पहले लेके आए, उसको पूरा किया। पूरा करने के पश्चात हमने यहाँ पर भी बड़ा ऊ का प्रयोग किया। चूँकि वह में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग हुआ और शेष जो मैटर है वो ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। इस प्रकार वधवीर्ष्या का संधि विच्छेद हुआ, वधु प्लस ईर्ष्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन दो नियमों के अंतर्गत ही बहुत सारे नियम अपने आप में समाहित हो गए। केवल आपको इतना देखना है कि प्लस से य से पहले अगर आधा अक्षर है तो उस पर छोटी और बड़ी का प्रयोग करना है। चूँकि आधे अक्षर पर किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए उसको पूरा करके फिर छोटी या बड़ी मात्रा का प्रयोग करेंगे। और व से पहले कोई आधा अक्षर आ जाता है तो उस पर हम छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ का प्रयोग करेंगे। तीसरा और अंतिम सबसे सरल और सरस नियम है कि त्र को हम त्रि में बदल देंगे। बहुत सरल नियम है, देखिएगा। मातृक्षा, त्र जहाँ आ रहा है उसको प्लस से पहले त्रि में बदला। त्र पर मात्रा छोटी ई की है, तो छोटी ई प्लस के बाद, तो मातृ प्लस इच्छा हो गया। पितृनुमति, त्र तक का मैटर प्लस से पहले हम त्रि में बदला। चूँकि इसमें अ की ध्वनि आ रही है त्र में, तो प्लस के बाद में अ लिख दिया। शेष जो मैटर बचा था वो ज्यों का त्यों लिख दिया, इसलिए पितृ प्लस अनुमति। मात्रानंद, त्र को हमने त्रि में बदला। आ का प्रयोग हो रहा है त्र पर, तो प्लस के बाद में आ का प्रयोग किया हमने, तो आनंद शब्द बना। तो मातृ प्लस आनंद। इन तीन नियमों के आधार पर हम 24 नियम आसानी से हल कर सकते हैं। आवश्यकता अब इस बात की है कि इन तीन नियमों को आत्मसात करते हुए आप अभ्यास के रूप में अन्य अनेक उदाहरणों को बड़े ही सुगमता, सरलता और सहजता के साथ में हल करने में सक्षम होंगे। आज की कक्षा को मैं विश्राम दूं, उससे पूर्व आप लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करें और अपने यार दोस्तों के बीच में उसको शेयर करते हुए सब्सक्राइब करने की प्रेरणा प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।